हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, कुछ लोग अभी नहीं जुड़े हैं। तो देखो, जैसा आप लोगों ने बोला था कि सर एक नया बैच, तो हमने नया बैच आज से स्टार्ट किया है कि बीपीएससी साइंस के लिए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही न्यूज़ पे भी आया था और न्यूज़पेपर पे भी आया था कि 70,000 शिक्षक वैकेंसी के साथ आ रहा है। और जिसमें यानी कि 15 दिन पे ही वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, 6 से 12 तक के लिए 70,000 या उससे ज्यादा भी पोस्ट हो सकती है, क्योंकि अभी भर्ती चल रही है। उसमें अगर जो रिक्त बचती हैं तो उन भर्तियों के साथ, मतलब कि 70,000 तो उसने दिया है, उसके साथ भी बढ़ सकती है भर्तियां। तो चलिए उसी के स्टार्ट के लिए समय ना लेती हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि लास्ट नवंबर या दिसंबर स्टार्टिंग या मिड दिसंबर में पेपर हो जाने हैं, तो हम लोगों के पास काफी कम समय है तैयारी करने के लिए। तो इसलिए चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। ठीक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट डे। तो जैसे कि थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और क्या है ना। तो बात करें, आज हम पढ़ने वाले हैं जीव एवं उनका वर्गीकरण। मैंने पोल भी करवाया था, तो पोल में थ्योरी ज्यादा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, है ना। मैंने थ्योरी एमसीक्यूज और एमसीक्यूज बोला था, तो थ्योरी पे ज्यादा पोल आया हुआ है, तो थ्योरी पढ़ते हैं अपन लोग, थ्योरी से ही, है ना। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्या जीव एवं उनका वर्गीकरण। ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो जीव, सबसे पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक उठता क्या है, जीव। जीव आया कैसे? तो जीव का यानी कि जीव का क्या अध्ययन। तो सबसे पहले अगर हम जीवों का अध्ययन करें, तो जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। मतलब ये साइंस विज्ञान की ये एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जीव। तो विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, या जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा, है ना। जब एक दूसरे से कंपटीशन होगा तो। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब ये जो जीव विज्ञान वर्ड है, जीव विज्ञान वर्ड है, आया कहाँ से? तो अगर जीव विज्ञान की बात करें, तो यह आया है जो जीव विज्ञान, यह आया है बायोलॉगस से। तो जिसमें बायोस का अर्थ होता है, बायोस का अर्थ होता है लाइफ, और लॉगस का अर्थ होता है क्या? स्टडी। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, मतलब लाइफ मतलब क्या हो गया? जीवन। और स्टडी का मतलब हो गया क्या? अध्ययन। तो मतलब कि जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक। अब हमने पढ़ लिया क्या? जीवन और अध्ययन। ठीक। तो अगर सबसे पहला बात की जाए कि जो जीव विज्ञान के जनक, तो जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? क्योंकि देखो, जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंतर्गत, तो सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? ये तो अब सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, बताइए कमेंट करके जल्दी। जीव विज्ञान के जनक, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? बिल्कुल डेली क्लासेस चलेंगी।
इसी टाइमिंग पे 8 से 9 पे। ठीक। रोशन जी। बिल्कुल डेली क्लासेस चलेंगी। जल्दी बताइए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक की बात की जाए तो कौन है, अरस्तु जी। एरिस्टोटल। ठीक। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। और अगर बात करें, क्योंकि देखो जीव विज्ञान के अंतर्गत इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, मतलब कि जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से। एक हो गया, देखो बायोलॉजी के अंतर्गत हम दो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं जंतु विज्ञान और एक पढ़ते हैं क्या, वनस्पति विज्ञान। आज मैं पूरा जीरो लेवल से उठा रहा हूँ, बिल्कुल शुरू से। ठीक। क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप लोग से क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, क्या पढ़े हो। तो मेरा मानना है कि मैं शुरू से पढ़ा हूँ, और शुरू से जीरो लेवल से। तो इसलिए मैं आज पूरा शुरू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक। तो जंतु विज्ञान क्या कहलाता है, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, प्राणियों का अध्ययन करते हैं, वह जंतु विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वह वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है, जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक और वनस्पति विज्ञान के जनक। जल्दी बताइए कमेंट करके। वनस्पति विज्ञान के जनक। तो अगर हम बात करें कि जंतु विज्ञान के जनक, तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु जी ही हैं। ठीक। और विज्ञान के जनक कौन है, बॉटनी के, तो थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस। अब ये तो रहे जंतु विज्ञान के जनक और वनस्पति विज्ञान के जनक, लेकिन अगर हम बोले कि भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। बिल्कुल रोशन जी, लेवल हाई रहेगा, क्योंकि देखो अभी आज तो स्टार्टिंग है, इसलिए हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि भले 6 से 8 और 9 से 12, लेकिन लेवल हाई करके ही पूछे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो लेवल हाई रहेगा। अब धीरे धीरे आपको खुद ही पता चलेगा कि लेवल कैसा है। ठीक ना, अभी आज स्टार्टिंग है। आप आज से ही इतना मत वो करिए कि लेवल अभी काफी वो है, लो है। ठीक ना। क्योंकि कि आज अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसलिए लेवल अभी आज काफी लो लग रहा है। लेवल हाई रखेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि मैं बेसिक से पढ़ाऊं, जीरो लेवल से, इसलिए आज आप लोग को लग रहा होगा कि लेवल लो है। ठीक है। तो बताइए भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक, तो भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक है विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग। ठीक। तो भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, तो विलियम रॉक्सबर्ग को कहा जाता है। तो ये रहे हमारे पे, यानी कि उनके जनक। बात करें हम, देखो कि हमने क्या पढ़ रहे थे कि जीव, तो जीव तो टू टाइप से होते हैं, यानी दो प्रकार से होते हैं। एक हो गया सजीव, यानी इनको दो कैटेगरी पे डिवाइड हम मानते हैं। एक हो गया निर्जीव। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जीव है और ये निर्जीव है, किस आधार पे हम बोल देंगे कि ये जीव है या निर्जीव। अगर ये जैसे ये पेन है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि इसकी जीव है, कि ये सजीव है या निर्जीव है, किस आधार पे। जैसे आपका देखो, जब आप लोग ग्रुप में बैठते होंगे दो दोस्त,
तो अगर दो दोस्त बैठेंगे तो उनके कैरेक्टर यानी किसी के बारे में हम बता रहे हैं, तो किसी के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में क्या बताए, उसके कैरेक्टर के बारे में। मतलब कि ये ऐसा करता है, ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा कर लेता है, ये ऐसा कर लेता है ना। मतलब कि हम उन दोनों के कैरेक्टर के बारे में डिफाइन करते हैं। ठीक। जब हम किसी के कैरेक्टर के बारे में मतलब उसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं, तभी हम उनमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं कि ये दोस्त ऐसा है और ये दोस्त ऐसा है। वैसे ही अगर हम सजीव और निर्जीव में अंतर समझे तो हम उनके सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर। तो सजीव और निर्जीव में क्या कैरेक्टर होने चाहिए, क्योंकि अगर हमें सजीव और निर्जीव को डिफरेंशिएट करना है तो उनमें कैरेक्टर तो होंगे, तभी तो कैरेक्टर के आधार पे ही तो हम उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं उनपे। तो सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होने चाहिए। तो देखो अगर बात की जाए कि इसके कैरेक्टर की, तो हम किस आधार पे, तो सबसे पहला है क्या, ग्रोथ, मतलब वृद्धि। वृद्धि के आधार पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन, प्रजनन, मेटाबॉलिज्म, मतलब उपापचयी क्रियाएं। क्या हो सकता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोश की संरचना, या कोश की स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक, सेलुलर स्ट्रक्चर, कोश की संरचना। एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन बोल सकते हैं, अनुकूलन, क्योंकि जो सजीव होगा वह अनुकूलित कर लेगा। ठीक, एडॉप्टेशन हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, इनके आधार पे हम डिफाइन कर पाते हैं कि जो सजीव है और निर्जीव। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहला क्या है, ग्रोथ, मतलब वृद्धि। तो क्या हम वृद्धि के आधार पे तय कर सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव, बताइए आप लोग। क्या वृद्धि के आधार पे हम तय कर पाएंगे कि यह सजीव है या निर्जीव। तो देखो, अगर वृद्धि के आधार पे हम सोचे तो वृद्धि के आधार पे हम नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो, अगर हम कचड़े के ढेर को देखें या आप खेत पे काम कर रहे हैं तो मिट्टी के ढेर को देखो, तो थोड़ी समय बाद क्या होता है कि मिट्टी का ढेर भी बढ़ते जा रहा है। मतलब ग्रोथ मतलब क्या होता है, इंक्रीज ऑफ मास, यानी उसमें द्रव्यमान में वृद्धि, या इंक्रीज ऑफ नंबर में वृद्धि, या इंक्रीज ऑफ सेल में वृद्धि, इंक्रीज ऑफ टिश्यूज में वृद्धि। मतलब उसकी संख्या में वृद्धि होना, उसके द्रव्यमान में वृद्धि होना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। ठीक। तो अगर हम जैसे कचड़े के ढेर का समझ ले, मिट्टी के ढेर, डस्ट, ये सब चीजें भी क्या होती हैं, यानी कि एक समय के बाद अगर हम कहीं पे कचड़े फेंक रहे हैं, एक समय के एक हफ्ते बाद देखोगे वहां पे ढेर लग जाएगा। तो क्या हम उसके आधार पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये सजीव है निर्जीव। तो ग्रोथ जो होती है वह सजीव और निर्जीव में डिफाइन करने के लिए नहीं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि जो सजीवों में होती है वह वृद्धि होती है, लेकिन हम इसके आधार पे हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगला है क्या, रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन। तो क्या हम प्रजनन के आधार पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सजीव है निर्जीव है, बताइए। तो देखो अगर हम प्रजनन के आधार पे सोचे कि हम रिप्रोडक्शन के आधार पे हम बता सके, तो जो वर्कर बीज होती हैं, वर्कर बीज हो गई, जो स्टेराइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, तो जैसे वर्कर बीज हो गई, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ये तो बच्चे जन्म नहीं दे सकते ना, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो क्या हम इनको निर्जीव मान लेंगे। हाँ,
म्यूल्स हो गया, खच्चर, ये सभी क्या होते हैं? ये तो सजीव हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन नहीं कर, प्रजनन नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो क्या हम इनको निर्जीव मान लेंगे? नहीं। तो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, इट इज अ नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर। ठीक। तो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ये हमारे डिफाइनिंग कैरेक्टर, मतलब जो यानी कि सजीव और निर्जीव में अंतर बता सके, तो ये नहीं होते। लेकिन सजीवों में वृद्धि होती है, ये हम कह सकते हैं। निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, ये भी कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन जो होता है वह सजीवों में होता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इनके आधार पर डिफरेंशिएट करें, तो ये डिफरेंशिएट कैरेक्टर नहीं हो सकते। ठीक। अगला है क्या? सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब कोश की संरचना। कोश की संरचना के आधार पे हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ठीक। ये आप लोग छठवीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ठीक। क्योंकि अगर कोई भी सजीव होगा तो वह किससे बना होगा? यानी कि एक छोटी सी छोटी कोशिका से ही बना होगा। कोशिका से टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, टिश्यूज से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म का एक जीव तैयार हो जाता है। ठीक। अगला हमने क्या बताया था? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय। तो उपापचय के आधार पे देखो, अगर जो सजीव होगा तो सजीव जो होगा मेटाबॉलिज्म, यानी कि उसमें उपापचयी क्रियाएं होंगी। अब जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ये दो प्रकार से होती हैं। एक होती है एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? कि सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होना। ठीक। क्या होता है? सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होना, यानी एनाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, तो जो उपापचयी क्रियाएं हैं, तो वह हमारे शरीर में होती है। जैसे डाइजेशन समझ लो, रेस्पिरेशन समझ लो, रक्त परिसंचरण समझ लो, ये सब किसके द्वारा हो रहे हैं? ये सब उपापचयी क्रियाओं के द्वारा ही तो हो रहे हैं। तो मतलब कि जो सजीव है, तो उसमें मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। ठीक। अगला है क्या? एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन मतलब अनुकूलन। तो अनुकूलन, जैसे देखो, अगर आप ठंडी, ज्यादा ठंड पड़ने लगी है, तो आप ठंडी में भी सरवाइव कर सकते हो। ठीक, मतलब रह सकते हो, अपने आप को उस आधार पे अडॉप्ट कर लेते हो। जैसे गर्मी पड़ने लगती है, तो गर्मी में भी आप अपने आप को, यानी कि बॉडी को, अपनी बॉडी को उसके आधार पे हम अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी सामंजस्य बना लेते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे गर्मी आती है तो आप वहां नहीं रहते हैं, आप कहीं दूसरे ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं, या कहीं आप गर्मी में रह रहे हैं, गर्म वाले स्थान पे रह रहे हैं, तो जैसे ही ठंडी आती है तो फिर आप गर्म वाले स्थान पे जाते हैं। ऐसा तो आप लोग नहीं करते हो ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, सजीवों में क्या होता है? एडॉप्टेशन की गुण पाया जाता है। ठीक। ऐसे ही जीव जंतुओं में भी पाया जाता है। ठीक। तो वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं। फिर अगला बात करें हम क्या? कि रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक। तो रिस्पॉन्सिवनेस में अगर हम बात करें कि रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि अनुक्रियता। जैसे देखो, जैसे अगर हम छुई मुई को छूते हैं, तो छुई मुई क्या होती है? वह सिकुड़ जाती है ना। जैसे अगर हम कुत्ते को बुला रहे हैं, तो कुत्ता दुम हिलाते हुए हमारे पास आता है ना। तो वो क्या कर रहा है? एक रिस्पॉन्स दे रहा है। पेड़ पौधे जो होते हैं, मतलब कि जो जड़ें होती हैं वह जमीन के अंदर जाती हैं, और जो पेड़ जैसे पत्तियां होती हैं वह सूर्य के प्रकाश की ओर जाती हैं। ये क्या कर रही हैं? यानी कि एक दूसरे पे रिस्पॉन्स दे रही हैं। तो मतलब कि जो सजीव होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं? यानी कि रिस्पॉन्स करते हैं। तो जो ये होते हैं, जैसे सेलुलर कोश की संरचना हो गई, उपापचयी हो गई, अडॉप्टेशन हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, ये सभी क्या है? ये सजीवों को डिफाइन करने वाले कैरेक्टर। ठीक। तो अगर हमें कोई पूछे कि हम सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर कर सकते हैं, तो हम इनके आधार पे बता सकते हैं कि
ये ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, एडॉप्टेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, इसके आधार पे हम सजीव और निर्जीवों में अंतर बता सकते हैं। ठीक। अब बात यहाँ पे ये आती है, अगला पॉइंट है क्या, कि देखो, हमारे अगर पूरे संसार में, विश्व में बात की जाए तो बहुत सारे जीव हैं, है ना। बैक्टीरिया, छोटे छोटे जीव से लेके बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्लांटी, जीव जंतु, बहुत बड़े बड़े। तो अगर, यानी कि इतने बड़े समुदाय में, इतने बड़ी कम्युनिटी में हम किसी भी जीव जंतु को कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो उसी के लिए, यानी कि जीव जंतुओं को पहचानने के लिए, उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम जीव जंतुओं को अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग उसमें वर्गीकृत किए। ठीक, तो वही क्या कहलाता है, कि वर्गीकरण कहलाता है। तो अगर बात की जाए कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सबसे पहला योगदान किसका था, तो अगर सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण की बात की जाए, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक। तो सबसे पहले अगर वर्गीकरण की बात की जाए, तो सबसे पहले यूनानी जो साइंटिस्ट थे, तो यूनानी साइंटिस्ट कौन थे, सबसे पहले अरस्तु। तो अरस्तु ने जो जीव होते हैं, जीवों को, यानी कि स्थल, जल और वायु, तो स्थल, जल और वायु में रहने के स्थान, रहने के आधार पर वर्गीकृत किया। ठीक। तो अगर बात की जाए कि सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन किसने किया, तो और डिफरेंशिएट, यानी कि वर्गीकरण किसने किया, तो अरस्तु। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले योगदान किसका था, अरस्तु का था। तो उन्होंने सबसे पहले स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पे सबसे पहले वर्गीकृत किया। फिर उसके बाद कौन आए, कि प्राणी जगत और पादप जगत, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, इन्होंने टू किंगडम में, यानी दो जगत में डिवाइड किया। कौन कौन से, एक हो गया जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो इन्होंने जंतु जगत और पादप जगत के आधार पे इन्होंने डिवाइड किया। इसीलिए जो कैरोलस लीनियस है, तो कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि वर्गीकी के जनक, वर्गीकी के जनक कौन कहलाते हैं, तो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक। फिर इन्होंने नॉमन कल्चर किया था, यानी द्विनामकरण पद्धति दिया था। ठीक, द्विनामकरण पद्धति, नॉमन कल्चर किया था। तो इन्होंने नॉमन कल्चर किसके आधार पर किया था, कि इन्होंने जीव के दो भाग बताए थे। कौन कौन से, एक तो है उसका वंश और दूसरा है उसकी जाति। ठीक। तो इन्होंने जीवों को दो भागों में डिवाइड किया। कौन, एक हो गया वंश और दूसरी हो गई जाति। जैसे हमारे मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बताइए कमेंट करके, कि मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी बताइए। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि उन्होंने कैसे डिवाइड किया था। तो मनुष्य का, अगर मानव के वैज्ञानिक नाम की बात की जाए, तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो उन्होंने देखो दो भागों में डिवाइड किया था, एक वंश और जाति। तो अगर हम मानव के
वैज्ञानिक नाम की बात करें, साइंटिफिक नेम की, तो क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। होमो सेपियंस। तो जो ये होमो होता है, होमो वर्ड क्या होता है? यह होता है वंश। वंश होता है होमो। और जो सेपियंस होती है वह होती है हमारी जाति। तो वंश और जाति के आधार पे कौन नॉमेनक्लेचर किया था? तो कैरोलस लीनियस ने किया था। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ते हैं, तो जब आधुनिक विज्ञान की बात की जाए, तो आधुनिक विज्ञान में हम जो अगर नॉमेनक्लेचर की बात किया जाए, तो इसको 5 जगह यानी 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ठीक। इसको 5 जगत वर्गीकरण इसको भी बोलते हैं। ठीक। तो 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया है? ठीक। तो यह किया है किसने? R H विटेकर ने। R H विटेकर जी ने। अब इसने किस किस में इन्होंने किस किस में डिवाइड किया है? ठीक। तो इन्होंने सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, आंटी और एनिमेलिया। तो इन्होंने 5 जगत में डिवाइड किया, कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में। किसने किया है? R H विटेकर जी ने किया है। ठीक। अब हम पर्टिकुलर पढ़ते हैं कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंजाई क्या होता है, प्लांटी क्या होता है और एनिमेलिया क्या होता है। ठीक। तो अगर द्विनामकरण पद्धति, द्विनाम टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? तो कैरोलस लीनियस में ने दिया है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? तो R H विटेकर जी ने दिया है। ठीक। सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या? मोनेरा के बारे में, कि मोनेरा क्या होता है। ठीक। तो जो मोनेरा होता है यह कैसा होता है? यह एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। कैसा है? एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह। जीवों का समूह है। ठीक। मोनेरा में ना तो सुसंगठित केंद्रक होता है और ना ही इसमें यानी कि इसके कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ठीक। तो इसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। और अगर मोनेरा में बात की जाए सेल वॉल की, कोशिका भित्ति, तो कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं। ठीक। कुछ में नहीं। और अगर बात की जाए कि ये होते कैसे हैं, तो ये स्वपोषी होते हैं और विषमपोषी दोनों प्रकार से हो सकते हैं। ठीक। ये स्वपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार से हो सकते हैं। ठीक। और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें,
तो मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु हो गए, ठीक, और शैवाल हो गए। बैक्टीरिया हो गए, शैवाल हो गए, और जो साइनोबैक्टीरिया हो गई, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अब अगला क्या है? प्रोटिस्टा। ठीक, तो प्रोटिस्टा के बारे में आप लोग कोई जानता है? दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में कोई बताएगा? सर जी आपने, बिल्कुल हम हैंडमेड नोट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसकी नोट मेरे पास पूरी प्रॉपर रूप से बनी हुई है, और इसकी भी पीडीएफ आप लोग को ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक, जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, इसकी पूरी पीडीएफ जो है आपको ये ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और हम हर वीक, यानी जो चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा, तो मेरे पास हैंडमेड जो नोट्स बनी है, जो मैंने खुद की नोट्स बनाया है, मैं चैप्टर वाइज जैसे ही चैप्टर खत्म होते जाएगा, मैं आप लोगों को नोट्स देते जाऊंगा। ठीक, आप नोट्स की टेंशन मत लेना। और अभी कुछ दिनों के बाद हम एमसीक्यूज भी स्टार्ट करेंगे, ताकि जो चैप्टर पढ़ाते जाएंगे उसकी हम प्रैक्टिस भी करते जाएं। ठीक, तो अगर बात करें हम प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटिस्टा के कैरेक्टर क्या होते हैं? तो जो प्रोटिस्टा होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। ये एक एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीव हैं। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? तो एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव हैं। ठीक, और इसमें अगर बात करें कि जो प्रोटिस्टा होते हैं, तो इनके गमन के लिए, लोकोमोशन के लिए क्या पाए जाते हैं? तो उनमें सीलिया या फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक, इनमें गमन के लिए या लोकोमोशन के लिए लिख लेना। ठीक, इनमें गमन के लिए सीलिया या फ्लैजिला पाया जाता है। सीलिया या फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक, और जो प्रोटिस्टा होते हैं, तो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? स्वपोषी या विषमपोषी, किस प्रकार के जीव हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को पूरी नोट्स दे देंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है ना? और वैसे भी अगर अभी आप जाके टेलीग्राम पे जाके चेक करोगे, तो वहां पे भी आपको कई नोट्स मिल जाएंगी, क्योंकि इसके पहले जो पढ़ाया है उनकी नोट्स डली हुई हैं, तो वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक ना? नोट्स की टेंशन मत लीजिए, नोट्स आप लोग को प्रॉपर रूप से मिल जाएगी। ठीक, तो अगला बताइए कि जो प्रोटिस्टा होते हैं, वह स्वपोषी होते हैं या विषमपोषी? तो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? तो ये स्वपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार के जीव होते हैं। ठीक, दोनों प्रकार के होते हैं। विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि जो प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं एक कोष की शैवाल, एक कोष की शैवाल, अमीबा,
पैरामीशियम। क्लासिफिकेशन से काफी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। प्रोटोजोआ। डाइटेम्स। जैसे पूछ लेता है, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आते हैं, और एग्जाम्पल पे दे देगा अमीबा, देगा दे देगा, ब्लू ग्रीन एल्गी दे देगा, बैक्टीरिया दे देगा, माइकोप्लाज्मा दे देगा, तो कौन आएगा? अमीबा। तो ऐसे पूछता है, ठीक ना। और कभी कभी पूछ लेगा जैसे कि अमीबा किसके अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा, या मोनेरा, या फंजाई, या प्लांटी। इसलिए इनके एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक। नोट्स की आप टेंशन मत लेना, नोट्स आप लोग को प्रॉपर रूप से मिल जाएगी, और काफी अच्छे से नोट्स हमने बनाया है, ठीक ना। इसलिए नोट्स की टेंशन मत लेना। अगला है क्या? फंजाई, या फंगस जिसको बोलते हैं, कवक, ठीक। अगला क्या है? फंजाई, जिसको हम कवक बोलते हैं, ठीक। तो कवक के बारे में कोई कैरेक्टर, तो कवक के बारे में कोई बताएगा? तो ये कैसे होते हैं? ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। अच्छा, यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। तो ये कैसे हैं? विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। और अगर इनके सेल वॉल की बात की जाए, तो जो फंजाई होती है, फंजाई में जो कवक होती है, उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अच्छा, आप टेलीग्राम पे हैं, तो आपने तो वहां पे नोट्स देखा होगा, है ना। तो बताइए कि जो फंजाई कवक होते हैं, उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? ठीक। बताइए, तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है? इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। और ये जो फंजाई जो कवक होते हैं, तो ये अपने पोषण के लिए ये किस पे निर्भर रहते हैं? तो जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक, उन पे निर्भर रहते हैं। इसलिए इनको जो फंजाई होते हैं, कवक होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी जीव कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी जीव कहा जाता है, ठीक। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि फंजाई के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो ईस्ट आ जाएगा, और मशरूम आ जाएगा। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? फंजाई के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। और अगर हम स्पीड की बात करें, तो कैसा, स्लो पढ़ा रहे हैं या स्पीड पढ़ा रहे हैं, या लेवल सही है? बताइए, स्पीड कैसा है इसका? स्पीड सही है ना? ज्यादा स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत स्पीड से आगे बढ़े जा रहे हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो? अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, ये सब समझ में आ गया है? यहाँ से मैंने जो शुरू से पढ़ाया है, ये समझ में आ गया ना? चलो ठीक। फंजाई हो गया। अगला टॉपिक क्या है? अगला क्या पढ़ेंगे? प्लांटी, ठीक।
ठीक। तो जो ये प्लांटी वाले होते हैं, प्लांटी क्या कहलाता है? थोड़ा और जल्दी भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब और स्पीड से पढ़ाऊं? ठीक है, और स्पीड से पढ़ा देंगे। लेकिन क्या है, और भी बच्चे होंगे ना, क्योंकि आने वाले समय पे और बच्चे जुड़ेंगे, तो क्या ये स्पीड सही है या नहीं, है ना? क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि जो स्पीड पे अभी पढ़ा रहा हूँ ये ज्यादा सही है, क्योंकि ना तो ये ज्यादा स्पीड है और ना ज्यादा स्लो है। ठीक ना? तो अगर प्लांटी की बात की जाए तो इसमें कौन से जीव आते हैं कि जो मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय वाले आते हैं, ठीक? इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति व बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर वाले आते हैं, ठीक? बहुकोशिकीय वाले जीव आते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये स्वकोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर रहते हैं? ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक? इसलिए क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और जो प्लांट होते हैं, प्लांटी होते हैं, तो ये इनमें क्या पाई जाती है? किसके द्वारा ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं? तो ये सभी जो जीव होते हैं ये क्लोरोफिल धारक होते हैं, ठीक? मतलब कि इनमें क्लोरोफिल जो होता है वह पाया जाता है। ये क्लोरोफिल धारक होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हम मैं तो उम्मीद करूंगा कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं और अच्छा से अच्छा पढ़ा सकूं, है ना? मेरा प्रयास यही रहेगा। तो ये क्लोरोफिल धारक होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और अगला क्या है? अगला है एनिमेलिया, ठीक? तो एनिमेलिया के बारे में, तो अगर हम एनिमेलिया की बात की जाए तो एनिमेलिया के अंतर्गत कौन आते हैं? इसके अंतर्गत, या इसमें हम लिख लें, है ना? बहुकोश की यूकैरियोटिक जीव आते हैं। कौन से आते हैं? यूकैरियोटिक जीव। यूकैरियोटिक जीव आते हैं। और इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती? तो इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इनमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित होती है, ठीक। और ये जो जीव होते हैं, तो जो अगर एनिमेलिया की बात की जाए तो एनिमेलिया कैसे होते हैं? अच्छा, नो सेल वॉल प्रेजेंट लिख रहे थे।
इनमें कोशिकाभित्ति अनुपस्थित होती है और ये कैसे होते हैं, ये विषमपोषी जीव होते हैं, विषमपोषी जीव। ठीक। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक। मतलब कि एनिमेलिया के अंतर्गत हम जितने भी जीवधारी हैं उनको हम इसमें एनिमेलिया में डिवाइड किया गया है। ठीक। तो आज को क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम पढ़ेंगे कि जो प्लांटी था ना, ये प्लांटी के हम क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें भी क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स, जो अपुष्पोद्भिद वर्ग और पुष्पोद्भिद वर्ग है, उसके बारे में, जैसे इसके अंतर्गत हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और मोनोकॉट, डाइकॉट, इसके बारे में इनके क्लासिफिकेशन के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक। तो कल प्लांटी पढ़ेंगे और अगर हो सका, टाइम बचेगा तो हम एनिमेलिया भी कवर कर लेंगे। ठीक। जो प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव है उनके बारे में। ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो बिल्कुल बिल्कुल इसके अंतर्गत एनिमल, ह्यूमन, कैट, ये सब आते हैं बिल्कुल। तो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे। तो रोजाना 8 से 9 होगी क्लास, ठीक ना। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।